नीति उन सिद्धांतों और कार्यों का समुच्चय है जिसके द्वारा एक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का निर्वाह करता है और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो साधारण शब्दों में जो विदेश नीति होती है दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी, ये उन सिद्धांतों और कार्यों का समुच्चय है जिसके द्वारा एक राष्ट्र विभिन्न राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का निर्वहन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस तरह से विदेश नीति राष्ट्रों द्वारा दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को बदलना और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने व्यवहार को समायोजित करना है। विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सार तत्व है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, विदेश नीति उन सिद्धांतों का समूह है जो कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में प्रयोग करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो इसके माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों यानी नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति का प्रयास करता है। संक्षेप में कहा जाए तो विदेश नीति वैदेशिक संबंधों का सार तत्व है। यानी विदेश नीति जो है दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशों के साथ किसी राष्ट्र के संबंधों का मूलभूत तत्व या आधार होता है। दोस्तों, विद्वानों द्वारा विदेश नीति की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो एक विचारक हैं नॉर्मन हिल। नॉर्मन हिल के अनुसार विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है। तो नॉर्मन हिल का मानना है कि विदेश नीति एक राष्ट्र के प्रयत्नों के द्वारा दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अपने हितों को बढ़ाना होता है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विदेश नीति का उद्देश्य सदैव राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना होता है, लेकिन विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को बनाती है, उनका मार्गदर्शन करती है और उन्हें पथ प्रदर्शन भी करती है। तो विदेश नीति किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए तो होती ही है, लेकिन ये राष्ट्रीय हितों को बनाने का कार्य भी करती है, उनका मार्गदर्शन भी करती है और विदेश नीति की परिभाषा में इसको भी जगह मिलनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, पैडलफोर्ड और लिंकन के अनुसार विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को ठोस कार्य दिशा देते हैं और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने और बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो पैडलफोर्ड और लिंकन की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है दोस्तों कि विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने विशेष लक्ष्यों और उद्देश्यों को ठोस कार्य दिशा देते हैं और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने और बनाए रखने का प्रयास करते हैं। एक विचारक हैं क्रैब। क्रैब के अनुसार विदेश नीति में राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों दोनों प्रकार का अध्ययन शामिल होता है। क्रैब के अनुसार विदेश नीति केवल राष्ट्रीय उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय उद्देश्य और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन दोनों का अध्ययन होता है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्देश्य राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर अभिव्यक्त होते हैं। फेलिक्स ग्रास एक विचारक हैं दोस्तों। इनका मानना है कि विदेश नीति के अंतर्गत ऐसे सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण और कार्यान्वयन शामिल होता है जिसमें एक सरकार दूसरे सरकार के प्रति, एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति तथा इनके द्वारा अपनाई गई एक विशेष क्रिया पद्धति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संघ या समुदाय के प्रति अपनाई जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा फेलिक्स ग्रास की भी है कि एक विदेश नीति जो है एक सरकार का दूसरे सरकार के प्रति और एक राज्य का दूसरे राज्य के प्रति अंतर्राष्ट्रीय संघ या समुदाय में एक विशेष क्रिया पद्धति है। डॉक्टर महेंद्र कुमार एक विचारक हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार के अनुसार विदेश नीति कार्यों की सोची समझी दिशा है। विदेश नीति जो है वो किसी भी राष्ट्र के कार्यों की सोची समझी दिशा है जिसे राष्ट्रीय हित की विचारधारा के अनुसार विदेशी संबंधों में उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट है दोस्तों कि विदेश नीति में कुछ चीज़ें अवश्य रूप से शामिल होती हैं। तो इसकी विषय वस्तु क्या होती है विदेश नीति की, उसके बारे में जानते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें विदेश नीति में अवश्य ही शामिल होती हैं। तो पहला है राष्ट्र के नीति निर्माताओं द्वारा अपनाए गए तथा पालन किए जा रहे सिद्धांतों का समूह।
यानी विदेश नीति में राष्ट्र के जो नीति नियंता या नीति निर्माता होते हैं उनके द्वारा अपनाए गए और पालन किए जा रहे सिद्धांतों का समूह होती है विदेश नीति। दूसरा है कि राष्ट्रीय हित के उद्देश्य और लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना है वो भी विदेश नीति का विषय वस्तु होता है। तीसरा है दोस्तों कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन भी विदेश नीति के अंतर्गत ही आते हैं। चौथा, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करने के जो मानक होते हैं उसे भी विदेश नीति की विषय वस्तु में शामिल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा है कि राष्ट्र की प्राप्तियों और असफलताओं का अनुमान, यानी किसी भी राष्ट्र को अपने नीतियों के संचालन और क्रियान्वयन में कितनी सफलता मिली है और कितनी असफलता मिली है, इसका भी अनुमान विदेश नीति के अंतर्गत होता है। इसके अलावा स्थिति के अनुसार संबंधों का नियमन, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के साथ जो संबंध होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं और ये परिवर्तन स्थान काल परिस्थितियों के अनुसार होता रहता है। तो विदेश नीति में स्थिति के अनुसार किसी भी राष्ट्र के साथ संबंधों का नियमन भी शामिल होता है। इसके अलावा उन घरेलू और बाह्य वातावरण का अध्ययन भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जिसके प्रभाव में किसी भी देश की विदेश नीति बनाई जाती है। तो ये 7 चीज़ें थीं जो कि विदेश नीति की विषय वस्तु होती हैं और इसी के आधार पर विदेश नीति का निर्माण, नियंत्रण और इसका कार्यान्वयन किया जाता है। दोस्तों, विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? हमने देखा, हम इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि विदेश नीति का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और विदेश नीति के निर्धारक तत्व तथा इसके कार्य और उद्देश्य क्या हैं। तो उसमें अब अगला पार्ट है कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, ये पोर्शन विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का पार्ट बहुत ही बड़ा है, इसे आप अपने से पढ़िएगा, लेकिन मैं शार्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि विदेश नीति के कौन कौन से निर्धारक तत्व हो सकते हैं। तो दोस्तों, विदेश नीति का जो निर्धारक तत्व है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाई जाती है। ये हम प्रारंभ से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के लिए, उसकी उत्तरजीविता के लिए, उसके अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय हित जो हैं वो बहुत सटीक ढंग से या स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं कि किन तत्वों को या किन हितों को राष्ट्रीय हित कहा जाए। तो ये राष्ट्रीय हित पूरी तरह से परिभाषित नहीं है और ये स्पष्ट भी नहीं है। और इसका ये महत्वपूर्ण कारण, इसका ये कारण ये भी है कि राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील होते हैं। इसी कारण इनको पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। देश काल, समय और परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते रहते हैं। तो किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाई जाती है और ऐसा करते समय जो नीति निर्धारक या नीति नियंता होते हैं वो राष्ट्र के हितों के संबंध में कई बातों को ध्यान में रखते हैं। विदेश नीति के निर्धारण में दोस्तों मुख्य रूप से भूगोल, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, उस देश की आर्थिक स्थिति और सैनिक शक्ति, इसके अलावा संस्कृति, इतिहास और सामाजिक ढांचा, राष्ट्र की विचारधारा, नीति नियंता कौन है, इसके अलावा विश्व जनमत और राष्ट्र की तकनीकी प्रगति तथा देश की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जो विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं उसमें मुख्य रूप से भूगोल, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक स्थिति, सैनिक शक्ति, संस्कृति, इतिहास और विरासत, विचारधारा, नीति निर्माता, विश्व जनमत और राष्ट्र की तकनीकी प्रगति तथा देश की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इन सभी को संयुक्त रूप से विदेश नीति के तत्व कहा जाता है। तो राष्ट्र के भूगोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी भी राष्ट्र का भूगोल जो होता है वो विदेश नीति का सबसे अस्थायी तत्व होता है, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत किसी भी राष्ट्र की भू आकृति, उपजाऊपन, मौसम, उसकी जलवायु, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और भूगोल और उसके जो तत्व हैं वो किसी भी राष्ट्र के परिस्थितियों को, उसके नीति को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जैसे प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता, खनिज पदार्थों की उपलब्धता और खाद्य उत्पादन तथा ऊर्जा संसाधनों की उपयोगिता जो होती है वो किसी राष्ट्र की विदेश नीति के सबसे महत्वपूर्ण सहायक तत्व भी हैं और उसके विदेश नीति को मजबूत करने वाले तत्व भी हैं।
जैसे विदेश नीति के साधन के रूप में जो हम लोग पढ़ते हैं तेल कूटनीति, या ब्रिटेन के भूगोल के बारे में हमने उसको जो समुद्री शक्ति बनने का कारण हमने देखा था कि वो समुद्र का एक तट है, समुद्र के तट पे स्थित है। इसलिए उसका जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसके विदेश नीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा तत्व जनसंख्या है। तो किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या है जो दोस्तों, वो उसका सबसे बड़ा संसाधन होती है। राष्ट्र की जनसंख्या और किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसमें रहने वाले लोगों से होता है। ये जनसंख्या अगर जो कार्य क्षमता युक्त है और कार्य करने में आगे है, तो वो राष्ट्र अपने आप सबल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि छोटे आकार और छोटे जनसंख्या वाला देश भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी विदेश नीति का लोहा मनवाने में भी पीछे नहीं रहता है। जैसे 1945 से पहले ब्रिटेन भी एक छोटे आकार के बावजूद एक महाशक्ति माना जाता था। इसका कारण उसकी रक्षा, सुरक्षा, संचार साधन जो व्यवस्थाएं थी बहुत अच्छी थी, यातायात व्यवस्था उसकी अच्छी थी और उसका प्लानिंग जो था बहुत अच्छा था। इसके अलावा आर्थिक स्थिति किसी भी राष्ट्र के वैदेशिक नीति या वैदेशिक संबंधों के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज सभी देश आर्थिक स्तर पे संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो जिस देश की स्थिति अच्छी होती है वो अपनी बात अन्य राष्ट्रों से मनवाने में सफल हो जाता है। जैसे अमेरिका की विदेश नीति के बारे में देखा जाए तो जो अमेरिका की विदेश नीति है, अपने आर्थिक शक्ति के बल पर वो पिछड़े हुए देशों के संबंध में अक्सर सफल रहता है, क्योंकि वो अपनी विदेश नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को विदेशी सहायता देता है, ऐसे राष्ट्रों को जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं। सैनिक शक्ति का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अगर किसी राष्ट्र की सैनिक शक्ति प्रबल होती है तो अन्य राष्ट्र उस पर आक्रमण करने के लिए दुस्साहस नहीं करते हैं। किसी भी राष्ट्र के संस्कृति, इतिहास और सामाजिक ढांचे का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र की संस्कृति, परंपरा, इतिहास ये सब विदेश नीति के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जो परंपराएं लोगों के मन मस्तिष्क में चली हैं, वहाँ के नीति निर्माता या राष्ट्रीय नेता जो होते हैं उसी के आधार पर नीतियों का निर्माण करते हैं। जैसे भारत शांतिपूर्ण सहस्तित्व, पंचशील, गुटनिरपेक्षता आदि की नीतियों पे अपने विदेश नीति का संचालन करता है, और शांति व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाना भारत की विदेश नीति का मूल तत्व है, मूल आधार है। तो ये सब इसके संस्कृति, परंपरा और इसके जो है काफ़ी हद तक विरासत से संबंधित होते हैं। नीति निर्माता, तो किसी भी देश के नीति निर्माता कैसे हैं इसका भी प्रभाव विदेश नीति पर पड़ता है। इसके अलावा विश्व जनमत का प्रभाव बहुत हद तक किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति पर पड़ता है, क्योंकि विश्व जनमत जो है उससे भी कोई देश अलग नहीं हो सकता है। आज प्रत्येक देश एक दूसरे से किसी न किसी क्षेत्र में अंतर संबंधित है, तो इसलिए दुनिया के किसी और जो यूएनओ है अपना संयुक्त राष्ट्र, उससे भी उसकी नीतियों का भी पालन करना पड़ेगा। तो विश्व जनमत से अलग रहकर कोई भी देश अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकता है। राष्ट्र की तकनीकी प्रगति दोस्तों बहुत ही आवश्यक है उसके विदेश नीति के संबंध में। वैज्ञानिक ज्ञान को लाभदायक उद्देश्य के लिए प्रयोग करना तकनीक कहलाता है, और तकनीकी विकास का स्तर या वैज्ञानिक ज्ञान का स्तर जिस देश का ऊंचा होगा उसकी विदेश नीति अन्य देशों की अपेक्षा मजबूत होगी, क्योंकि पिछड़े हुए और विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी ज्ञान देकर विकसित राष्ट्र अपनी विदेश नीति को और भी मजबूत करते हैं। तो इसलिए तकनीकी ज्ञान किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को शक्ति और मजबूती देने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। देश की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी देश के विकास में। तो यदि किसी भी देश के आंतरिक परिस्थितियां शांतिपूर्ण हैं तो वो वैदेशिक संबंधों का संचालन बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन यदि कोई देश अपने आंतरिक परिस्थितियों से ही जूझ रहा हो तो वो विश्व स्तर पर उतना प्रभावकारी छाप नहीं छोड़ पाता है। ऐसा अक्सर होता है कि जो राष्ट्र गृह युद्ध या आंतरिक परिस्थितियों में उलझे हुए हैं उनकी विदेश नीति भी कमज़ोर होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी हद तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन या उसके पिछले इतिहास और जो प्रभाव हैं उनका भी विदेश नीति पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों ये जो तत्व हैं इन सभी को संयुक्त रूप से विदेश नीति के तत्व कहा गया है।
इनको संयुक्त रूप से विदेश नीति के तत्व क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण ये है कि विदेश नीति के सफल संचालन के लिए इन सभी निर्धारक तत्वों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। ये सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित और अंतर्निर्भर भी होते हैं, क्योंकि कोई भी एक तत्व स्वतंत्र रूप से विदेश नीति का निर्धारक नहीं होता है। क्योंकि यदि हम किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या के आधार पर ही मान लें कि कोई भी राष्ट्र अधिक जनसंख्या होने के कारण उसकी विदेश नीति अधिक मजबूत होगी या वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में सफल हो सकता है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि उस जनसंख्या को कुशल भी होना चाहिए, कार्यशील होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान में उसे उन्नत होना चाहिए, तभी वह अपने जनशक्ति का कोई भी राष्ट्र उपयोग कर सकता है। दोस्तों, समय काल और परिस्थितियों के साथ इन तत्वों की भूमिका घटती बढ़ती रहती है। जिन तत्वों की हमने चर्चा की है विदेश नीति के, उन तत्वों की भूमिका समय काल और परिस्थितियों के साथ घटती रहती है। और प्रारंभ में जैसे देखा जाए तो हिमालय पर्वत की स्थिति जो है वो भारतीय सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन वर्तमान में अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलों के विकास के कारण इसकी भूमिका में परिवर्तन आ गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, विदेश नीति के लक्ष्य और कार्य क्या हैं। तो किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के विशेष लक्ष्य या कार्य होते हैं। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है, और इस कारण ये कहा जा सकता है दोस्तों कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति या विदेश नीति का लक्ष्य है राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति, उनकी पूर्ति और उनका संवर्धन। लेकिन विदेश नीति के लक्ष्यों और कार्यों का दायरा बहुत अधिक बड़ा और परिवर्तनशील होता है। इस कारण राष्ट्र बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार अपने विदेश नीति का नियमन और नियंत्रण तथा संचालन करते हैं। दोस्तों, विदेश नीति के कार्यों और लक्ष्यों में मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो विदेश नीति के प्रमुख कार्य, लक्ष्य या उद्देश्य क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है, विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है राज्य की सीमाओं की रक्षा, क्षेत्रीय एकता और अखंडता की रक्षा तथा अपने संप्रभुता की रक्षा। ये किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का मूलभूत तत्व होता है। राष्ट्र के आंतरिक शांति व्यवस्था की स्थापना भी महत्वपूर्ण है, ये भी विदेश नीति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा विश्व शांति सुरक्षा की स्थापना, तनाव और युद्धों को टालना किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का महत्वपूर्ण कार्य और लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में यदि कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है। अपने आर्थिक हितों को बढ़ाना और तकनीकी ज्ञान में दक्षता प्राप्त करना भी विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा सैनिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली बनना प्रत्येक राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य होता है, और ये विदेश नीति का भी महत्वपूर्ण तत्व है कि जो भी राष्ट्र सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली होगा उसकी अन्य नीतियां भी अपने आप सफल होने लगेंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा महत्वपूर्ण कार्य है, और इसका लक्ष्य है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता की रक्षा भी हो, क्योंकि कोई भी राष्ट्र यदि किसी भी राष्ट्र का उपनिवेश या साम्राज्यवाद का शिकार हो जाता है तो वो उसके विदेश नीति की असफलता कही जाती है। इसके अलावा दोस्तों, सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण और संवर्धन विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्यों में शामिल होता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि विदेश नीति के दो मुख्य घटक होते हैं, विदेश नीति और उनका क्रियान्वयन। विदेश नीति के दो मुख्य घटक हैं, नीति और उनका कार्यान्वयन। तो इसमें सरकार मुख्य भूमिका में होती है, लेकिन सरकार के साथ गैर सरकारी अभिकरण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सरकार नीति निर्माण करती है और उनको लागू भी करती है, जो कि किसी भी राष्ट्र के वैदेशिक संबंधों के निर्धारण और संचालन में महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जो गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान हैं, वो सब भी विदेश नीति में महत्वपूर्ण होते हैं और राष्ट्रों के संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अंत में दोस्तों, इन सभी का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को बढ़ाना और उसको सुरक्षित रखना होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक। इसमें आपने देखा विदेश नीति का अर्थ, परिभाषा,